एयर कोमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अशोक सज्जनहार सर, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। डॉक्टर शुभदा चौधरी, खास तौर से वेस्ट एशिया को बहुत अच्छे से जानती हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। भरत बराई, प्रोफेसर भरत बराई हमारे साथ इंडियाना यूनिवर्सिटी अमेरिका से इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आबिद रजा हमारे साथ कुछ ही देर में होंगे। आबिद रजा नौशाद रिसर्चर हैं, अल मुस्तफ़ा यूनिवर्सिटी कुम ईरान से हमारे साथ इस चर्चा में वो भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझें कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है और अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि उनको क्या करना है, और ये 4-4 घंटे चलने वाली बमबारी क्या उसी तरफ संकेत है, और क्या इसी से उनको अपने लिए कुछ मिड टर्म में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कार्तिकेय काले सर। देखिए, इस समय ना डोनाल्ड ट्रंप के पास दो महत्वपूर्ण प्रश्न। एक प्रश्न जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से है, दैट मीन्स राजनीति से, और वो उनके अपनी स्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि उनकी इलेक्टोरेट है वो उनको कितना सपोर्ट करती है। तो वो मागा ग्रुप के लिए है और स्पेसिफिकली वो अमेरिकन के लिए। और दूसरा डिसीजन है वो मिलिट्री है, जो ईरान में जो हो रहा है इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसका डिसीजन है। तो देखिए, पहला डिसीजन तो उन्होंने इस तरफ से ले लिया है, बिकॉज पहला डिसीजन इस बात पे था कि वेदर वो कंटिन्यू करते हैं या इस लड़ाई से जो है पीछे हटने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से उनका रुख दिख रहा है वो कंटिन्यू करने की कोशिश में है। तो ये बात अब क्लियर हो गई है कि मागा के सपोर्ट में वो आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। ये उनका डिसीजन हो गया है मेरे हिसाब से। और जो दूसरा डिसीजन है, दैट इज द मिलिट्री डिसीजन, कि ऑल आउट जाएं या फिर धीरे धीरे ईरान पे कंटिन्यूअस प्रेशर अपनी फोर्सेस के साथ वहां बना के रखें। तो ये मिलिट्री डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इट अपीयर्स कि वो अभी इस समय इस डिसीजन को ठीक तरह से ले नहीं रहे हैं, पर मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये डिसीजन भी हो जाएगा। और जैसा मैं काफी समय से कह रहा हूं कि इस लड़ाई का अंत जो है, मुझे जो दिखता है वो ये कंटिन्यूअस प्रेशर बढ़ते बढ़ते फाइनली एक फाइनल स्टेज पे आएगा ही आएगा, बिकॉज इस लड़ाई में विरोधाभास बहुत ज्यादा है और बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ ये लड़ाई। लेकिन आप ये जब कह रहे हैं कि आखिर बढ़ते बढ़ते ये निर्णायक जगह पर पहुंचेगा, ये दबाव बढ़ते बढ़ते, तो ये निर्णायक जगह क्या होगी सर? क्या ईरान पर यह दबाव निर्णायक होगा और ईरान आखिरकार कहेगा कि हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं? उस समय तक ईरान कितना डिवास्टेटेड आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर वो स्थिति है तो? या उसके पहले क्या अमेरिका एक बार फिर से ऑफ रैम्प तलाशेगा, और बेशक वो विन विन सिचुएशन ना हो, वो ज्यादा विन सिचुएशन टुवर्ड्स ईरान हो और कमजोर हो अमेरिका की तरफ, जैसा अभी हाल में ही हुआ था एमओयू में? क्या वैसा ही कुछ होगा? ये मैं आपसे समझूंगा। आता हूं सर, आता हूं। लेकिन ईरान पर अमेरिका का बहुत बड़ा हमला, ये देख लीजिए, ईरान को 500 बैलिस्टिक मिसाइलों से दहलाया गया। अमेरिकी हमलों से ईरान के सैन्य ठिकानों में तबाही हुई। ईरान में हमलों को अंजाम देने के लिए रेडी हैं हजारों नई घातक मिसाइलें। सेंटकॉम के सोर्सेज से मोसाद कमेंट्री का ये दावा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। ये कहा जा रहा है नई घातक मिसाइलें भी तैयार हैं ईरान में हमले के लिए। अमेरिकी हमलों में ईरान के सैन्य ठिकानों में भीषण तबाही हुई है। उसी तबाही की तस्वीर यहां पर आपको दिखाई दे रही है। तो ये मामला, अगर ये पूरा युद्ध बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ है, आगे क्या अब, क्योंकि बीच में ये समझा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को असल में समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज लग रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। वो नहीं चाहते थे, उनको बेंजामिन नेतन्याहू ने इधर घसीट लिया। वो नहीं चाहते थे, लेकिन वो जिन लोगों के साथ काम करते हैं अमेरिका में, जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनको खासतौर से इन्फ्लुएंस करने की ताकत जिन लोगों में है, वो उनको युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। असल में इसको कैसे देखा जाना चाहिए और आगे ये कैसे 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 रिजल्ट करेगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? शुभदा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए दिनेश जी, पहली बात है कि ये जो कांस्टेंट मैनिपुलेशन में हम रह रहे हैं, कांस्टेंट मैनिपुलेशन यानी कि सीज फायर कभी था ही नहीं। सीज फायर के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार बमबारी चल रही थी। 19 अगस्त तक एमओयू का जो 60 डे का गाइडलाइन था वो फॉलो नहीं हुआ। अब मुद्दा ये आता है कि बहुत सारी चीजें हमें झूठ बोली जा रही है। पहले लिंडसे ग्राहम कहाँ मरे? वो तो यूक्रेन में थे। कैसे वो 8:30 बजे यूएस आ गए और फिर उनका डेथ हो गया अचानक से, हमें नहीं पता। दूसरा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो प्रो इजरायली लॉबी को रिप्रेजेंट करते थे यूएस में और ट्रंप पे बहुत प्रेशर भी डालते थे। दूसरी चीज है कि हम, आपको इसमें फाउल प्ले लगता है क्या? क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरीज जो हैं राउंड कर रही हैं कि लिंडसे ग्राहम की मौत जो है वो सामान्य मौत नहीं है। क्या आपको भी ये लगता है? खासतौर से रशिया से दुगिन के स्टेटमेंट के सामने आने के बाद क्या वाकई ये लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ हुआ है? देखिए, दो दूसरे, मतलब एक मिच मैकॉनेल हैं जो यूएस के कांग्रेसमैन हैं, लार्जेस्ट सर्विंग
कांग्रेसमैन हैं जिनको भी पिछले 15-20 दिन से चेस्ट पेन की एकदम प्रॉब्लम हो रही थी, और उसके बाद अचानक से लिंडसे ग्राहम का डेथ हो जाता है। लिंडसे ग्राहम एक वॉर हॉक थे, वो इंडिया पे भी टैरिफ बहुत ज्यादा लगे उसके हक में थे, बहुत ज्यादा वो प्रो इजराइल थे और जेनोसाइड बढ़ता रहे, वो वॉर क्रिमिनल की तरह स्टेटमेंट्स भी देते थे, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई कि वो किसी को नहीं पता और कोई बता भी नहीं रहा है। दूसरी चीज है, जैसे अभी हमने बात किया कि येमेन में अभी जो ईरानियन फ्लाइट लैंड हुई है उसमें कौन थे, IRGC के ऑफिशियल्स थे और हुथीज थे। सऊदी अरेबिया ने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। क्यों अटैक करने शुरू कर दिया? यही प्लेन तो 3 जुलाई को भी लैंड किया था। मुद्दा यहाँ पे है कि ये जो रीड्रॉइंग ऑफ मिडिल ईस्ट है, इसमें 2 कंट्रीज के बीच में, जिसके बारे में MOU में बात नहीं हुआ है बहुत प्रॉपर्ली, वहां पे आके बातें फंसी हुई हैं। कौन सा देश येमेन लेगा? येमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। येमेन पे बहुत बूट्स ऑन द ग्राउंड 15 दिन पहले भी थे, जिसके बारे में मीडिया ने बहुत ज्यादा रिपोर्ट नहीं किया। और दूसरा, कौन एग्जैक्टली लेबनान लेगा? अब इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये बस समझ सकते हैं कि हम कांस्टेंट मैनिपुलेशन में रह रहे हैं, और अमेरिका में ट्रंप के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है। लेकिन उसी तरीके से 2003 में जो वाइस प्रेसिडेंट थे डिक चेनी, उन्होंने बहुत ज्यादा अपना पावर यूज किया था इराक वॉर में। अब देखते हैं JD वैंस क्या करता है।